बहुत स्वागत आपका एक बार फिर। आप इस प्रोग्राम में देख रहे हैं आज कैसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने बहुत सख्त और साफ बातें कह दी और भारत की जो अब नई पॉलिसी है वो दुनिया के सामने रख दी। अब पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार उसके पास सुरक्षित नहीं है, IAEA उन्हें अपनी निगरानी में ले। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो रक्षा मंत्री ने कहा, पाकिस्तान केवल प्रोबेशन पर है, हम उसका अच्छा बिहेवियर चेक कर रहे हैं, अगर ये सलीके से रहेगा तो ठीक, वरना ये कहा उन्होंने कि अभी ट्रेलर दिखाया है, पूरी पिक्चर दिखा देंगे पाकिस्तान की। दूसरी बड़ी बात। तीसरी बड़ी बात जो रक्षा मंत्री ने कही कि ये IMF ने जो पाकिस्तान को $1.5 बिलियन के लगभग दिया है अभी लोन, अभी जो उसको बेल आउट दिया है, ये वो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा खड़ा करने में इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान की सरकार ने अभी हाफिज सईद को, जैश ए मोहम्मद के चीफ को 14 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। तो वो अभी से अपने आतंकवादियों को एक बार फिर खड़ा करने में जुट गया है। तो ये पैसा IMF का क्या इनडायरेक्ट टेरर फंडिंग नहीं है? और भारत पहली बार ये कह रहा है किसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के लिए, IMF जैसी एजेंसी के लिए, कि पाकिस्तान को पैसे देना बंद करो। वो हमारा और तुम्हारा पैसा आतंकवाद को बढ़ाने में लगा रहा है, दुनिया देख रही है, कब जागोगे? तो ये आज रक्षा मंत्री की बहुत बड़े पॉइंट्स थे। लेकिन आपको दिखाता हूं पाकिस्तान क्या कर रहा है इस बीच में। पाकिस्तान की सरकार पूरी दुनिया के सामने सिर्फ अपनी किरकिरी करा रही है। पाकिस्तान के एक झूठ से कैसे पूरी दुनिया में पाकिस्तान की हंसी उड़ाई जा रही है, आपको दिखाता हूं। पाकिस्तान के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर हैं इशाक डार। इन्होंने एक अखबार की क्लिपिंग दिखाई अपने पार्लियामेंट में, एक ब्रिटिश अखबार की क्लिपिंग, टेलीग्राफ की, और उस क्लिपिंग में ऊपर लिखा हुआ था पाकिस्तान एयरफोर्स किंग ऑफ द स्काईज, ये ऐसा उसमें लिखा हुआ था। और ये गए अपना पार्लियामेंट के अंदर, देखिए देखिए, आप तो दुनिया का इतना बड़ा अखबार कह रहा है कि पाकिस्तान आसमान का बादशाह है, पाकिस्तान किंग ऑफ स्काईज है, और हमारी फिजाया ने ये कर दिया, हमारी एयरफोर्स ने वो कर दिया। और तभी आता है इनका एक बड़ा रिप्यूटेड अखबार डॉन, और वो कहता है कि ये फेक है, ये खबर फेक है। जो हमारा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, वो पार्लियामेंट में जाके कह रहा है वो AI जेनरेटेड है। और इसका फैक्ट चेक फिर भारत के प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी PIB ने भी कर दिया और कहा कि ये पाकिस्तान का उप प्रधानमंत्री एक फेक न्यूज को अपनी पार्लियामेंट में दिखाता है, अपनी एयरफोर्स की झूठी पीठ थपथपाता है, वाहवाही करता है। अब आप अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान के नेता नेता जो हैं वो कैसे हैं, इनको क्या जानकारी होती है, कितनी गहराई है इनमें। एक फेक न्यूज को उठा करके इशाक डार अपनी पार्लियामेंट में दिखा रहा है और वाहवाही कर रहा है अपनी एयरफोर्स की, और उन्हीं का पाकिस्तान का एक बार फैक्ट चेक कर देता है कि ये खबर तो फेक है, ये झूठी खबर है। भारत ने भी उसका फैक्ट चेक किया है। जरा सुनिए जरा ये मंत्री जी क्या बोले थे। अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ द स्काईज तो पता नहीं है, अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ फेक न्यूज तो पाकिस्तान वाले बन चुके हैं। कोई टक्कर नहीं इसमें इनको। दुनिया की सारे झूठ मैन्युफैक्चर करना, सबूतों के तौर पर वीडियो गेम की क्लिपिंग दिखा देना कि ये देखो हमने भारत का जहाज फंसा लिया था और अब ये है जी। दत्ता साहब, पहले इन्हीं की बात हो जाए। और ये उप प्रधानमंत्री फॉरेन मिनिस्टर है जो बोल रहा था। बिल्कुल, देखिए ऐसा पाकिस्तान एक बिल्कुल फेक नकली मुल्क है जो बेशर्मी की हद ताप चुका है, जो कोई भी कार्रवाई करने के बाद उसको बोलेगा हमने किया नहीं। वो अलग उदाहरण आप शुरू से देखते चले आइए। और कारगिल में भी जब इनके सैनिक मारे गए, वहाँ ये बोलते रहे पहले वो मुजाहिदीन हैं, और इनके जो NLA के जो अफसर और जवान मरे हुए उनके विद आइडेंटिटी कार्ड हमने बोला भाई ले लो, कहते साहब ये तो हमारे है ही नहीं। ये ऐसा मुल्क है, एक बेशरम मुल्क है जिसको कोई मतलब गैरत ही नहीं है। और अभी ये जो फेक न्यूज़ चला रहे हैं कि हम तो अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ द स्काई हैं, आप अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ द बंकर हो। आप बंकरों में छुपे हुए हो, आपकी एयरफोर्स टेक ऑफ नहीं कर सकती है, आप हमारी मिसाइल को नहीं रोक सकते हो, आप हमारे ड्रोन्स को नहीं रोक सकते हो। तो ये आपको शर्म आनी चाहिए। और ये जो आप फेक न्यूज चलाते हैं, सब तुकबंदी हमें भी करनी चाहिए ना। अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ द स्काई नहीं, अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ द लाई। लाई एब्सोल्युटली, स्काई नहीं है, लाई। एक चीज जोड़ो, यदि हम कहते हैं हमारे फौज में पेपर टाइगर, हाँ, जो उसको लायन कहते हैं, पेपरों में वो हैं। इसको देखिए, मैं इसको समझाने की चेष्टा करता हूँ। जिसके पास 84 F-15 हो, 84 J-17 टॉप नॉच हैं ये दुनिया के पेपरों में। J-10 40 उनके ये हैं, वो कर रहे हैं। HQ-9 HQ-16 सारे रडार सिस्टम साल टॉप नॉच है पेपरों में।
पेपरों में उसको आपने हमारे एयरफोर्स ने धाराशाही कर दिया। वो कहते थे ना कि हमारे गीदड़ हैं, कागजी शेर है, मतलब कागजी इनके शेर। सारे हथियार कागजी शेर हैं। पेपरों में बहुत आगे हैं, कोई इसमें शक नहीं है। आप बाल साहब इसकी बात सर मैं आगे भी करता हूं, ये आपने देखा, ये तो एक बात हुई कि ये कैसे किंग ऑफ द स्काई नहीं किंग ऑफ द लाइज हैं। अब इसके बाद दूसरा प्रोपेगेंडा आइए बस्ट करते हैं आज पाकिस्तान का। पाकिस्तान ने कहा भारत के हमने 3 रफेल मार दिए, 5 एयरक्राफ्ट गिरा दिए, सुना था आपने? और ये पाकिस्तान के ही जो जर्नलिस्ट थे ये दुनिया के अखबारों में लिख रहे थे वही झूठी खबर, और दुनिया के बड़े बड़े अखबार उसको कैरी कर रहे थे। और जब सच्चाई पता चली उन्हीं अखबारों को, वॉशिंगटन पोस्ट को, न्यूयॉर्क टाइम्स को, तो उन्होंने सच खुद लिखा ना, हमने आपको दिखाया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा भारत ने 6 एयरबेस उड़ा दिए पाकिस्तान के, तस्वीरों के साथ दिखा दिया। वॉशिंगटन पोस्ट ने कहा पाकिस्तान की कार्रवाई का या हिंदुस्तान को हुए नुकसान का कोई प्रूफ नहीं है, भारत ने प्रूफ दे दिया। ये दोनों अखबार लिख रहे हैं। विदेशी मिलिट्री एक्सपर्ट कह रहे हैं क्लियर कट विक्ट्री इंडिया की, इसमें कोई शक नहीं। एक विदेशी एक्सपर्ट कह रहा है पाकिस्तान कुत्ते की तरह दुम दबाकर सीज फायर मांगने के लिए अमेरिका के पास भागा क्योंकि उसको खतरा था भारत उसके न्यूक्लियर हथियारों पर बम गिरा देगा। ये दुनिया ने कर लिया ना, तो दुनिया की आंखें खुल गई, लेकिन पाकिस्तान की नहीं खुल सकती क्योंकि पाकिस्तान ने अपना सर मिट्टी में दबा रखा है। इसलिए पाकिस्तान चाहता ही नहीं कि वो सच देखे और अपने लोगों को बताए। अब मैं राफेल की सच्चाई आपको बताता हूं। राफेल गिर गया साहब, भारत का राफेल गिर गया। इतना महंगा, इतना मॉडर्न जहाज भारत ने लिया था। भारत के राफेल फाइटर जेट को लेकर दुनिया भर में जो कहा गया वो भी फेक न्यूज थी। दावा था पाकिस्तान ने अमेरिका और चीन के फाइटर जेट्स की मदद से राफेल विमान को गिरा दिया, और इसका सबूत ना पाकिस्तान आज तक दे पाया, ना दुनिया में कोई और प्रमाण इसका मिल पाया। अरे भाई, जब एयरबेस की तस्वीर सैटेलाइट से आ गई तो जहाज गिरा उसकी तस्वीर नहीं होगी क्या? कहां है तस्वीर? फिर दूसरा नैरेटिव गढ़ा गया। अब इसको लेकर एक बार यूरेशियन टाइम्स ने यह कहा है कि सच्चाई यह है कि भारत का कोई जेट क्रैश नहीं हुआ, और जिस तस्वीर को क्रैश हुए राफेल की फोटो बताया जा रहा था जिस वक्त आप देख रहे हैं, इसका फैक्ट चेक हो चुका है। यह एक मिराज 2000 जेट की कई साल पुरानी फोटो है, और एक दूसरी तस्वीर भी दुनिया भर में घुमाई गई जिसमें दावा किया गया कि विमान का मलबा है, राफेल का मलबा है। लेकिन यूरेशियन टाइम्स ने दिखाया कि इसका मैन्युफैक्चरिंग ईयर भी उस पर लिखा है 1984। उस वक्त तक राफेल की पहली टेस्ट फ्लाइट भी नहीं हुई थी। कहां से आ गया फिर राफेल? फिर अभी एयर कमोडोर साहब आपको बताएंगे कि ये जो मलबा दिख रहा है ये जहाजों के नीचे फ्यूल टैंक होता है जो अपना वजन कम करने के लिए एयरक्राफ्ट पायलट कई बार जो है उसको रिलीज कर देता है। वो फ्यूल टैंक है जो आपको इस वक्त दिखाया जा रहा है। तो ये फेक नैरेटिव बनाया जा रहा था। तो जवाब है कि अपने हथियारों को दरअसल बाजार में बेचने के लिए कई देश ये पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को हवाई दे रहे हैं कि साहब अगर अमेरिका का विमान या चीन का विमान ये फ्रांस के विमान को गिरा सकता है तो फायदा किसको होगा? इन्हीं देशों को होगा। उनके देशों, उनके हथियारों की बिक्री बढ़ेगी, और राफेल जो कंपनी बनाती है उसको इसका नुकसान होगा। तो ये सारी लड़ाई हवाओं की नहीं थी, ये सारी लड़ाई देशों की इस मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की थी, अपने हथियार को दुनिया का बेहतर हथियार बताने के लिए थी। भाई एयर कमोडोर साहब बताएं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। 1984 की आपने बात करी, तो जो सबसे पहले टाइम ऑपरेशनल उड़ानें हुई हैं रफाल की वो तो 2002 में हुई है, और उसके बाद ही हमने डिसीजन लेना शुरू किया था। आपको याद होगा 2008 और 10 के बीच में कि रफाल जहाज हमको खरीदना चाहिए। और ये जो पिक्चर आप दिखा रहे थे अभी थोड़े दिन पहले, जिसे हम ड्रॉप टैंक यानी कि फ्यूल टैंक, ये लगे होते हैं जहाज के साथ उनकी रेंज बढ़ाने के लिए। लेकिन कई बार क्या होता है, अगर कोई मैल फंक्शन हो या फिर जहाज में कोई प्रॉब्लम आए तो हम उसको रिलीज कर देते हैं, और जब वो गिरता है जमीन पे इसी तरीके से टूटा या डैमेज दिखता है। तो ये जहाज नहीं है, ये फ्यूल का ड्रॉप टैंक है। ये 490 लीटर का हो सकता है, 800 लीटर का हो सकता है, इसलिए ये काफी बड़ा होता है। और अगर ये कहें कि पाकिस्तान एयरफोर्स के बारे में मैं 1 मिनट बोलना चाहूंगा। बिल्कुल सर। शुरू में ये प्रोफेशनल एयरफोर्स थी, 65 का युद्ध हो या 71 का युद्ध हो, इनके पास वेस्टर्न इक्विपमेंट थी, वेस्टर्न ऑपरेशनल टैक्टिक्स थे, और इनके पायलट जो है अच्छी तरह ट्रेन होते थे। लेकिन अब क्या हुआ, जब से ये आतंकवाद के साथ लिप्त हुए हैं और जब से इनका ट्रांजिशन शुरू हुआ है वेस्टर्न इक्विपमेंट से चाइनीज इक्विपमेंट पे, और अगर आप देखें इनका मेजर जो ज्यादा नंबर के जहाज हैं वो तो JF-17 है, जिसके 7 स्क्वाड्रन है, 150 जहाज है। तो 318 में से अगर 150 जहाज तो आपके JF-17 है, या फिर J-10 है, या उनके पुराने F-7PG जो चाइनीज ओरिजिन के। तो ये इक्विपमेंट जो है 81% आज जो आर्म्ड फोर्सेस की इक्विपमेंट है चाइना की, वो चीन से आती है। और चीन की इक्विपमेंट, रिलायबिलिटी, ऑपरेशनल अवेलेबिलिटी और सर्विसिबिलिटी के बारे में सारी दुनिया जानती है। ऊपर से
पाकिस्तान क्योंकि अब इतना लिप्त हो गया है आतंकवाद के साथ कि और न्यूक्लियर वेपन को दिखा दिखा के कि इनकी प्रोफेशनलिज्म बहुत कम हो गई है और आज वो पाकिस्तान की एयरफोर्स अनडिस्प्यूटेबल नहीं है। आपने खुद देखा किस बुरी तरीके से इंडियन एयरफोर्स ने उसको डिस्ट्रॉय किया है, ग्राउंड पे भी और हर जगह पे, और उनके ड्रोन्स को कैसे एयर पे भी डिस्ट्रॉय किया है। तो ये बात अब मैं ये खबर इसलिए आपको बताना जरूरी था कि राफेल को लेकर के जितना प्रोपेगेंडा हुआ दुनिया में, कहीं आप में से कोई उसको सच ना मान ले। कोई राफेल नहीं गिराया पाकिस्तान ने हमारा, और ये दुनिया के अखबार लिख रहे हैं कि कहीं इस राफेल के क्रैश होने की कोई सबूत नहीं है। मुझे याद आ रहा है वॉशिंगटन पोस्ट या न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी ऐसे ही इस खबर को पहले उठा दिया था, क्योंकि पाकिस्तान के ऑथर ने वो खबर लिखी थी तो उन्होंने छाप दी। लेकिन बाद में उन्होंने भी ये लिखा है, देयर इज नो प्रूफ ऑफ इंडियन जेट्स क्रैशिंग। कोई प्रमाण नहीं है इस बात का। पाकिस्तान गाता रहे 2 गिरा दिए, 4 गिरा दिए, आप अपने मन में कुछ भी बोलते रहो। वेयर इज द प्रूफ? कहां है सब? सौरभ, ऐसा है कि भारत सर मैं आ गया बस आपके पास। सर देखिए सौरभ, जब आप किसी प्लेन को, और इतने बड़े प्लेन को, उसमें फ्यूल बहुत होता है और वो जलता है, और 80% सैटेलाइट वर्ल्ड की आपको जब वहां इस बैटल को देख रही है तो आपको तो ऐसा दिखाई देगा कि आग लगा हुआ है पूरा विश्व। आपने एक उनको गिराया फतेह 2, आपने 2 मिनट में दिखा दिया कि ये देखिए आग गिरा हुआ है। बिल्कुल सही। आपने PL-15 दिखा दिया। देखिए मोबाइल सबके पास में है। यदि आपने जैसे मारा वहां पर जाकर के रावलपिंडी के बेस में, आपने चकलाला में देखा था ना, वहां का एक बंदा दिखा रहा है कि एक प्लेन आया, गिरा दिया, 4 गिर रहे हैं, और वैलिडेट हुआ। आज के दुनिया में ट्रांसपेरेंसी इतनी है जो संजय के समय महाभारत में हुआ करते थे। आप इसको रोक नहीं सकते। अब एक और बड़ी खबर मैं आपको इस वक्त दे रहा हूं, आप ये देखिएगा जरा, भारत कैसे पाकिस्तान की डिप्लोमैटिकली गर्दन पकड़ रहा है। पाकिस्तान को सांस नहीं लेने देना, उनकी सेना को। भारत और पाकिस्तान के तनाव के बीच हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री मौलवी आमिर खान मुत्तकी से बात की है। बहुत बड़ी खबर है, बहुत अहम खबर है। और दोनों नेताओं के बीच फोन पर बातचीत में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पहलगाम हमले की निंदा करने के लिए अफगानिस्तान का शुक्रिया अदा किया। और गुरुवार शाम को हुई इस बातचीत के बाद विदेश मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि उन्होंने अफगान लोगों के साथ पारंपरिक दोस्ती और अफगानिस्तान की विकास की जरूरतों की चर्चा की है। और बिना पाकिस्तान का नाम लिए जयशंकर ने पोस्ट पर लिखा कि झूठी और निराधार रिपोर्ट्स के जरिए भारत और अफगानिस्तान के बीच अविश्वास पैदा करने की कोशिशें हुई, लेकिन भारत अफगानिस्तान के रुख का स्वागत करता है। दोनों नेताओं के बीच चाबहार पोर्ट के जरिए कारोबार, अफगान कारोबारियों और मरीजों को वीजा और भारत की जेलों में बंद अफगान कैदियों के मुद्दे पर भी बात हुई है। आपको बता दें, हाल के दिनों में पाकिस्तान में खबरें फैल रही थी और उनका मीडिया दिखा रहा था कि भारत में जो पहलगाम का हमला हुआ वो अफगानिस्तान ने कराया था। पहलगाम का हमले में अफगानिस्तान का हाथ था, ये और उन लोगों ने, कई लोगों ने बोला। लेकिन अफगान सरकार ने खुद इसे पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा बताया और ये सरासर झूठी खबर बताई। और उसके बाद हमारे विदेश मंत्री ने उनके विदेश मंत्री से बात की। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। मुझे, मेरी जानकारी के मुताबिक पहली बार ये फॉरेन मिनिस्टर टू फॉरेन मिनिस्टर, पहली बार इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में बात हुई है। और पाकिस्तान तो अभी तो अफगानियों ने उसको भी परेशान कर रखा है। दत्ता जी बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि पाकिस्तान जो है, जो अफगानिस्तान के भरोसे बैठा था कि हमारी स्ट्रेटजिक डेप्थ बन गई, अफगान तो अब हमारे साथ ही रहेंगे, हमने इनको आज़ादी दिलाई, हमने अमेरिका को भागने में इनका मदद किया, वो उस अफगानिस्तान ने इनका झूठ पकड़ लिया। अफगानिस्तान को भी पता चल गया कि पाकिस्तान एक झूठा मक्कार देश है, इसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये वही पाकिस्तान है जो अमेरिका को खबर देता था अफगान लोकेशंस के बारे में, उनको मरवाता था और यहाँ पैसे लेके और उधर से अफगानों को इनके साथ लड़वाता था, अमेरिकन के साथ में। तो आज के दिन में अफगानिस्तान को ये पता चल गया है भारत एक मित्र देश है, भारत उनकी तरक्की खुशहाली की तरफ उनकी मदद करेगा और भारत का और कोई इंटरेस्ट नहीं है एज ए गुड नेबर। तो आज के दिन में जो पाकिस्तान गलत अफवाहें फैलाता है, कुछ करता है, उसको कोई यकीन नहीं करता है। बिल्कुल, अफगानिस्तान ऐसा करके उसने भारत अफगानिस्तान को और नजदीक ला दिया। बिल्कुल नजदीक लाया। और जो तालिबान है वो डोरन लाइन को तो मानते ही नहीं है और वो डोरन लाइन को ग्रेटर अफगानिस्तान बना के टीटीपी को उसमें शामिल करेंगे और पाकिस्तान का अंत होना ज़्यादा दूर नहीं है। बलूच लिबरेट, मैं तो अमेरिका को बोलूँगा साहब आप बलूचिस्तान को लिबरेट करा दीजिए
आपको स्ट्रेटेजिक जगह मिल जाएगी, आपको पाकिस्तान की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उधर ईरान के साथ भी, अफगानिस्तान के साथ भी है और इधर पाकिस्तान को भी। इस पर हम आगे और बात करेंगे क्योंकि बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। पाकिस्तान ने बांग्लादेश में तख्ता पलट कराया ताकि हम इधर से भी परेशान रहे, इधर से भी परेशान रहे। हमने अफगानिस्तान से हाथ मिला लिया, यहां तो हम तेरी सेवा करेंगे, तुझे बताएंगे हम कौन है, उधर से अब तेरे को अफगानिस्तान बताएगा। बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर इंडिया टीवी पर। आप देख रहे हैं कैसे पाकिस्तान का इलाज करने के बाद और पाकिस्तान को अभी अल्टीमेटम पर रखा हुआ है, प्रोबेशन पर, उसके बाद हम उसकी घेराबंदी कैसे कर रहे हैं। हमने आपको दिखाई थी खबर, भारत के विदेश मंत्री ने अफगानिस्तान के विदेश मंत्री से बात की और ये पहली बार इस स्तर पर बातचीत हुई है क्योंकि पाकिस्तान की मीडिया में ये भी झूठी खबरें चलाई गई थी कि इसमें पाकिस्तान तालिबान का, मतलब अफगानिस्तान तालिबान का हाथ है, अफगानिस्तान में बैठे हुए लोगों का हाथ है पहलगाम का हमला कराने में, जबकि ये सीधा सीधा हमला टीआरएफ ने कराया था जो कि लश्कर तैयबा का बस एक्सटेंशन है। अब इसके बाद विदेश मंत्री की अफगानिस्तान की विदेश मंत्री से बात होना क्यों महत्वपूर्ण है? आप ये जानते हैं, हम कहते हैं पीओके हमारा है तो हमारी सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती, वहां पर हमारी सीमा अफगानिस्तान से लगती है। पीओके क्योंकि अफगानिस्तान से लगता है तो हमारा असल बॉर्डर तो अफगानिस्तान के साथ भी है, 210 किलोमीटर का भी मुझे बताया हमारे साथियों ने। अब जब हमने ये कहा और हमने अफगानिस्तान से बात की तो पाकिस्तान को इस बात का पक्का यकीन हो गया कि भारत अब पीओके लेकर के रहेगा। हमने कहा हम आप बात करेंगे तो केवल पीओके लेने पर करेंगे, और भारत पीओके को अपने हाथ से जाता हुआ देखकर अब पाकिस्तान ने एक नया दांव चला। कमजोर आदमी ऐसा करता है। दरअसल हिंदुस्तान दो टूक कह चुका है पाकिस्तान से अगर बात होगी तो सिर्फ पीओके को लेकर होगी। इसके बाद अब पाकिस्तान ने इस मसले में चीन की एंट्री कराने की कोशिश की है। पाकिस्तान के डीजीआईएसपीआर ने कहा कि कश्मीर विवाद में सिर्फ भारत और पाकिस्तान केवल दो पार्टी नहीं है, इसमें एक तीसरा पक्ष भी है, वो है चीन का, और ये पहली बार है जब इस पूरे विवाद में पाकिस्तान ने चीन का सहारा लिया है। एक टीवी इंटरव्यू में पाकिस्तान के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस आईएसपीआर के जो महानिदेशक हैं अहमद शरीफ चौधरी, इनकी तरफ से यह स्टेटमेंट दिया गया है। मतलब पाकिस्तान को डर है कि भारत वाकई पीओके लेने के लिए कार्रवाई कर सकता है और इसलिए अब वो कह रहा है कि चीन भी इसमें बराबर का शरीक है, हिस्सेदार है पीओके का। और कैसे आ जाता है चीन पीओके में, आप पूछेंगे। ये पाकिस्तान ने ही तो जो 47-48 में पीओके में अपने कबायली भेजकर और उसके बाद अपनी फौज भेजकर पीओके जितना है अभी इसने कब्जा किया, उसके बाद इसमें से एक हिस्सा इसने चीन को गिफ्ट कर दिया, चीन को दे दिया। और अब ये और शाक्सकम वैली, और अब कह रहा है कि ये बायलैटरल मामला नहीं है, इसमें चीन भी एक पार्टी है। इसको आप सीधे सीधे ऐसे समझें कि दरअसल पाकिस्तान डरा हुआ है और वो ये चाह रहा है कि इसमें चीन को भी अगर पार्टी बना लिया जाए किसी तरीके से तो भारत पीओके लेने के लिए हम पर हमला नहीं करेगा। कॉमोडोर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि इस समय पाकिस्तान बहुत डरा हुआ है और वो ये बात का फायदा उठाना चाहता है कि चीन ने $62 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट किया है सीपैक कॉरिडोर के अंदर, और बहुत सारे डैम और दूसरे रोड और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो उन्होंने बनाया है, जिसमें से $26 बिलियन का से ऊपर का लोन तो वो पाकिस्तान को दे चुका है। तो उनको अब ये लगता है कि क्योंकि चीन ने इन्वेस्ट किया है इस कॉरिडोर के अंदर, जिसका काफी हिस्सा जो है पीओके के अंदर से गुजरता है, तो अगर मैं चीन को भी इन्वॉल्व कर लूं तो शायद भारत अटैक ना करे। लेकिन यह दूसरी बात है, अगर सपोज वहां के लोग खुद जो तंग आ चुके हैं इस समय, पीओके के लोग जिनको बिजली नहीं मिलती, खाने को नहीं मिलता, गेहूं की शॉर्टेज है, और साथ में उनका लैंड भी काफी हिस्सा जो है चीन के सीपैक कॉरिडोर पे चला गया है, और वहां के जो लोगों से बातचीत होती है तो पता चलता है कि कितने दुखी है वो इस डबल ट्रीटमेंट से पाकिस्तान की। अगर वो उठ के खड़े होते हैं तो चीन फिर क्या करेगा। लेकिन साथ में मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो अफगानिस्तान का उन्होंने झूठ और विस्परिंग कैंपेन शुरू किया था ताकि हम दोनों देशों के बारे में डिफरेंसेस बढ़े, ऐसे समय में हमारी डिप्लोमेसी की बहुत बड़ी जीत है। हम तालिबान से भी बात कर रहे हैं, तालिबान से वापस, और पहली बार मुताकी से ऑफिशियल लेवल पे बात हो रही है। और इसमें बड़ा महत्वपूर्ण चीज जो वो हमसे मांग रहे हैं कि हम एक्स्ट्रा वीजास दे बिजनेसमैन को, और साथ में जो उनके मेडिकल के लिए आते हैं यहाँ पे उन लोगों को, और उनके कुछ प्रिजनर्स हमारे जेल में है तो उनको छोड़े। लेकिन इससे भी एक इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि हमने $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है अफगानिस्तान के अंदर, जिसके प्रोजेक्ट चाहे उनका डैम है या फिर जो जलांश से लेके डेलारम की रोड 218 किलोमीटर की हमने बनाई, और काफी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। अब अगर ईरान की न्यूक्लियर डील हो जाती है जैसे कि ट्रंप बता रहे हैं, तो हम वहां से
और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को लिंक कर सकते हैं सेंट्रल एशिया से और रशिया के साथ और इवेंचुअली यूरोप के साथ। ये हमारा बहुत पुराना प्रोजेक्ट था। आईमेक तो अभी शुरू हुआ है, इससे पहले INSTC भी प्रोजेक्ट था और उसमें हमको बहुत बड़ी मिलेगी, और खासकर अगर अफगानिस्तान हमारे साथ है और उधर से ईरान का प्रतिबंध हट जाते हैं। हम अफगानिस्तान से संबंध बढ़ा रहे हैं और पाकिस्तान कह रहा है पीओके में चीन भी पार्टी है। सिन्हा साहब, देखिए, हमारा अफगानिस्तान से बहुत पुराना संबंध है और उसके ऊपर में हमने बहुत इन्वेस्ट किया हुआ है। इसके अलावा हम लोग कहते हैं ना, काबुली वाला आया, पिक्चर तक बनी हुई है। तो ये हमारा एक बहुत आत्मिकता संबंध है और वो वहाँ पर मानते हैं लोग, वो मानते हैं कि पूरे विश्व में कोई सच्चा दोस्त है तो भारत को मानते हैं। अभी आपने कहा पीओके को लाना, देखिए पीओके को कैसे लाया, और बहुत 63 में 1963 62 की लड़ाई हुई, अक्साई चिनलिया 38,000 किलोमीटर, फिर वहाँ सस्काम वैली 7,135 किलोमीटर का एक जगह है। वो पूरा का पूरा जो खराकुरम पास से लगता है, पाकिस्तान ने दान दे दिया। 60 के दशक में हम लोग बात कर रहे हैं, आपके दर्शकों को समझ, हमने इंडस वाटर ट्रीटी की थी 60 के दशक। 63 में जब ये कार्रवाई हुई तो बहुत आवाज उठी थी हमारे मिलिट्री से भी कि ये आप इसके एवज में आप कहिए कि उसको वापस करें, मगर वो नहीं माना। और देखिए आज तो हमारे लिए नासूर बन गया। इसके अलावा 2015 में सीपैक पहले नहीं आया था, सीपैक 2015 का है, सी जिनपिंग का है ये। उस समय भी भारत इसको नहीं दिया, BRI का हिस्सा है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। उन्होंने बताया 5 रोड, मेजर रोड एंड बेल्ट, उसका पहला प्रोजेक्ट ये, वो कि फेल हो गया। उस समय भी क्योंकि हम लोग से बातें होती थी तो हमने कहा था ये कभी भारत करने नहीं देगा। बलूचिस्तान इज गॉन, 44% ऑफ द पाकिस्तान लैंड इज बलूचिस्तान, जो कि वहाँ से गुजरता है। आप खैबर पख्तूनख्वा में, क्योंकि वहाँ से एक लाइन आती है काबुल रिवर, काबुल डैम है, काबुल डैम है, काबुल रिवर, वो उसका जो ड्रेनेज है वो इंडस के साथ आता है, वो ऐसे आती है। उसमें भारत ने डैम बनवा दिया है, अभी उसके पानी को मोड़ेगा। जो हम लोग पानी रोके हैं वो भी पानी सवाल यह है कि क्या जो पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि पीओके के मसले पर बचने के लिए चीन को इन्वॉल्व करो किसी तरीके से, आपको लगता है चाइना, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट आप सबने बता दिया, वो तो बात सही है, बट चाइना क्या इस विवाद में बनना चाहेगा एक पार्टी? बिल्कुल, देखिए ऐसा चीन का इसके अंदर कोई रोल नहीं है ना। अगर आप 1947 का भी जो UN रेजोल्यूशन जब हमारे प्रधानमंत्री गए UN में, उसके अंदर कोई ऐसा जिक्र नहीं है। उसका सिर्फ मसला है भारत पाकिस्तान का। उस समय जो उन्होंने क्लोज रखे थे कि किस हालात में जो एक रायशुमारी होगी उधर पीओके के अंदर, यहाँ JNK के अंदर, वो सारे मुद्दे ख़त्म हो गए। उसके बाद में 71 की जंग के बाद शिमला एग्रीमेंट हुआ, जिसके अंदर वो जो पहले वाले जितने मसौदे थे वो सारे नल एंड वॉइड हो गए। आज के दिन में पाकिस्तान चीन को घसीट के इसलिए ला रहा है कि CPEC में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट जो चीन की है वो इफेक्ट हो जाती है। अगर किसी कारण से भारत पीओके को कब्जा कर लेता है या रिक्लेम कर लेता है तो CPEC खत्म, चीन जो है उसका जितनी इन्वेस्टमेंट है वो बर्बाद हो जाएगी। और बाई चांस अगर हम BLA की मदद करें, बलूच की मदद करें, उनको आज़ादी दे दें, तो वैसे ही CPEC खत्म हो गया। और जहाँ तक ये चीन का सवाल था, जो इन्होंने 62 की जंग के बाद कब्जा किया था, 59 के बाद जो ये लद्दाख का एरिया इन्होंने कैप्चर किया था, वो अलग कार्रवाई है, उसके अंदर यूनाइटेड नेशन का कोई लेना देना नहीं है, वो अलग मुद्दा है भारत और चीन का। उसके अंदर पाकिस्तान चीन का कोई ट्राई, केवल पाकिस्तान का डर है जो दिख रहा है। डर है क्या? वो जान के घसीटना चाह रहा है उसको कि मैं भारत को बताऊं कि मैं अकेला नहीं हूं, चीन मेरे पीछे खड़ा। हमको पता है तेरा अंकल तेरे पीछे खड़ा है, हम तभी मारेंगे तेरे को। अब पाकिस्तान का इलाज करने के बाद अब उन देशों की बारी है जिन्होंने हमारे खिलाफ पाकिस्तान की मदद की। किसी ने हथियार दिए, किसी ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर की निंदा की, और ये पाकिस्तान दरअसल एक नया अलायंस बनाने की कोशिश कर रहा है, टर्की बनाने की कोशिश कर रहा है। दरअसल तुर्की, अजरबैजान और पाकिस्तान तीनों मुस्लिम कंट्रीज हैं, इस्लामी कंट्रीज हैं। अजरबैजान का आर्मेनिया के साथ एक बड़ा युद्ध चला जिसमें अजरबैजान की मदद पाकिस्तान ने बहुत की थी, हमने आर्मेनिया की बहुत मदद की थी। अब किस तरीके से बॉयकॉट तुर्की अभियान भारत के अंदर चला वो जानिए आप। और एक बड़ा हमला हो रहा है तुर्की के ऊपर भारत की तरफ से। भारत सरकार ने तुर्की की एक कंपनी पर एक्शन लिया, बहुत बड़ी कंपनी थी, तुर्की की कंपनी सेलेबी। इसके साथ हमारे ग्राउंड हैंडलिंग कॉन्ट्रैक्ट्स थे कई एयरपोर्ट्स के। वो हमारा जो ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन का सिक्योरिटी का है, उसने इसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस रद्द कर दी है। मतलब केंद्र सरकार ने तुर्की की विमानन कंपनी सेलेबी की सुरक्षा मंजूरी को रद्द कर दिया।
ये भारत में 9 एयरपोर्ट्स पर ग्राउंड हैंडलिंग की सेवाएं देती थी, इसका काम करती थी। भारत ने अब इसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस खत्म कर दी, मतलब अब ये वहां काम नहीं कर सकती। बताया जा रहा है कि तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान के बेटी का भी इस कंपनी में कुछ शेयर है। इसके अलावा राष्ट्रपति एर्दोगान के दामाद की भी एक कंपनी है जो ड्रोन बनाती है, और इन ड्रोन्स का इस्तेमाल पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर में भारत के खिलाफ किया। पाकिस्तान को समर्थन करने वाला दूसरा देश अजरबैजान है, इसका इलाज भी भारत ने शुरू कर दिया है। भारत ने अजरबैजान के दुश्मन देश आर्मेनिया के नगार्नो काराबाख को समर्थन दिया, मतलब हमने आर्मेनिया की साइड ली, और आर्मेनिया को बिना किसी एडवांस पेमेंट के हमने हथियार भी सप्लाई किए हैं। तो हम पूरी तरीके से अजरबैजान के दुश्मन के साथ खड़े हैं। तुर्की की वो कंपनी जिसमें एर्दोगान के परिवार का भी हिस्सा बताया जाता है, उस कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हमने खत्म कर दिए। और ये जो कंपनी है सेलेबी, इसके बारे में मैं आपको बता दूं, इसकी जड़ें बहुत गहरी पहुंच गई थी भारत में, लेकिन भारत ने इसका साफ साफ ये कॉन्ट्रैक्ट जो है रद्द करने के बाद और उसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस खत्म करने के बाद भारत ने बता दिया है कि अब कोई ऐसा देश जो हमारे खिलाफ है, हमारे जो सिक्योरिटी हमारी सुरक्षा की जरूरतों के खिलाफ है, हमारा साथ नहीं देता और जो हम पे हमला करता है उसका साथ देता है, तो हम उसके साथ व्यापार कैसे कर सकते हैं। ये 70 स्टेशंस पर दुनिया भर में सेलेबी यही काम करती है एयरपोर्ट का, और भारत में उनमें से 9 है, 9 एयरपोर्ट। तो आप अंदाजा लगाइए इसको कितना बड़ा झटका जो है इस कंपनी को लगेगा। और सेलेबी ने अपने बचाव में ये कहा कि हम तो एक इंटरनेशनल कंपनी है, हमारा किसी एक देश से कोई लेना देना नहीं है। बचाव में उनको ये बात जो है कहनी पड़ रही है। और भारत के अंदर जो सर्विसेज देता है, ये व्हीलचेयर असिस्टेंस, रैम्प्स, पैसेंजर एंड कार्गो हैंडलिंग, वेयर हाउस मैनेजमेंट, ब्रिज ऑपरेशंस, एयरपोर्ट लाउंज मैनेजमेंट, ये इसके अलावा भी और बहुत सारे काम ये सेलेबी कंपनी भारत में कर रही थी। पहले ये मुंबई के एयरपोर्ट ने इसको कॉन्ट्रैक्ट दिया, फिर दिल्ली का एयरपोर्ट जो है वो इसको मिल गया, और आज की तारीख में ये दिल्ली, मुंबई, कोचीन, कन्नूर, बैंगलोर, हैदराबाद, गोवा, अहमदाबाद, चेन्नई, हमारे इतने अहम एयरपोर्ट्स पर ये कंपनी जो है काम कर रही थी। और वो भी अब कार्गो रिलेटेड इस तरीके का काम, फाइनल बोर्डिंग से पहले जो काम होते हैं विमान में, वहां तक इसका एक्सेस था। तो आप समझिए कितना बड़ा अगर ये कंपनी तुर्की जो है इसका इस्तेमाल करने लगे तो हमारे लिए सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता था। और इसने देखिए अपने बचाव में ये बोला एयर कमोडोर साहब, वी आर नॉट अ टर्किश ऑर्गेनाइजेशन बाय एनी स्टैंडर्ड and we adhere to fully to global accepted practices of corporate governance, transparency and neutrality with no political affiliations or links to any foreign government or individuals। अब इसे अपने बचाव में कहना पड़ रहा, हमारा तुर्की से कोई लेने देना नहीं। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। 1958 की कंपनी है, 9 एयरपोर्ट स्पेस के कार्गो हैंडलिंग से लेके ग्राउंड हैंडलिंग, पैसेंजर हैंडलिंग, लगेज, कार्गो, सब कुछ इसके हाथ में है। आप सोचिए, इनके पास वो पासेस होते हैं टेक्निकल एरिया में आने के लिए, कभी भी ये लोग आ सकते हैं। और जितने भी हमारे मेजर अटैक्स हुए हैं वर्ल्ड वाइड, चाहे वो IC-814 का हाईजैक हो या फिर दूसरे जैसे कि WTC का जो अटैक हुआ था, जितने भी एविएशन रिलेटेड टेरर अटैक्स हुए हैं, उन सब में अंदरूनी कोई ना कोई ऐसा बंदे होते थे जो इन्हीं एरियाज में काम करते थे और जो उसको फैसिलिटेट करते थे, चाहे वो आर्म्स ट्रांसपोर्ट में। आपको याद होगा कि इनके जो वेपन सिस्टम्स भी थे 814 के, तो वो भी तो अंदर किसी ने पहुंचाए थे, और उनके चेकिंग के टाइम में तो उनके पास नहीं थे। तो ये सारी चीजें जो है इनके पास एक्सेस है। हम भारत तो ये कह रहा है कि जो एम्प्लॉइज इसके साथ है, हम उनको कोशिश करेंगे कि उनको ना निकाल फेंका जाए, लेकिन कम से कम टर्की के साथ इन्वॉल्व जितने भी उनके एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, क्या हम वो रिस्क ले सकते हैं? क्या हम वो रिस्क ले सकते हैं कि हमारे टेक्निकल एरियाज, इतने बड़े बड़े एयरफील्ड, चाहे वो मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कन्नूर, गोवा, इतने बड़े बड़े हैदराबाद, अहमदाबाद, ऐसे एयरफील्ड्स में क्या हम इनको घूमने दे सकते हैं? क्या हम ऐसा अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं? सरकार ने किया, भारत के लोग क्या कर रहे हैं? अब टर्की के टिकट कैंसिल करा रहे हैं, फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, जो टूर ऑपरेटर्स हो रहे हैं वो टर्की के पैकेज देना बंद कर रहे हैं कि हम टर्की के हॉलिडे पैकेजेस बेचेंगे ही नहीं लोगों को। ये भी हो रहा है। हमारा बहुत बड़ा व्यापार मार्बल को लेकर के होता है, पत्थर को लेकर के होता है टर्की से। वो जो मार्बल एसोसिएशन है भारत की, उसने कहा कि हम इनका मार्बल भारत में अब नहीं बेचेंगे। आप समझिए कितना बड़ा झटका है। हम इसका जो सबसे बड़ा राइवल है टर्की का, वो सऊदी अरेबिया है, क्योंकि ये मानता है अपने आप को कि मैं मुस्लिम जगत का खलीफा बन जाऊं एक बार फिर, जैसे पहले हुआ करता था तुर्की। और सऊदी अरब हमारा अब सऊदी अरब इसका उस सेंस में सबसे बड़ा राइवल है। सऊदी अरब से हमारी दोस्ती है। इसका जो एक ऐतिहासिक राइवल माना जाता है कंपनी, वो देश ग्रीस है।
हमने ग्रीस को समर्थन देना शुरू कर दिया, साइप्रस से इसका झगड़ा रहता है, हमने साइप्रस का समर्थन करना शुरू कर दिया। तो और अजरबैजान का मैंने आपको बताया कि हम उसके खिलाफ आर्मेनिया के साथ पूरी तरीके से खड़े हैं दत्ता साहब। ये हमारी डिप्लोमेटिक घेराबंदी है। बिल्कुल, देखिए ऐसा कोई देश अगर भारत के इंटरेस्ट के खिलाफ है, भारत के खिलाफ वो हमारे दुश्मनों के साथ खड़ा होता है। जो टेररिस्ट घिनौना कांड हुआ पहलगाम में, ये उसके बाद भी इन्होंने कोई उसको कंडेम नहीं किया और पाकिस्तान के पीछे खड़े हो गए। वही काम चीन ने किया कि मैं तो पूरी तरह से पाकिस्तान के पीछे खड़ा हूँ। तो ऐसे मुल्कों को तो हमें बिल्कुल अपने हर एक एक्टिविटी से निकाल के। लेकिन एर्दोगान चाहता क्या है? वो खलीफा बनना चाहता है और इसलिए क्योंकि इस्लामी मुल्क है पाकिस्तान, इसलिए उसका साथ देता है। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि खलीफा तो खैर वो क्या बनेगा, ये दुनिया के अंदर जैसा पहले भी हमने चर्चा की है कि 3 मुल्क हैं जो आपस में होड़ लगा के बैठे हैं कि इस्लामिक वर्ल्ड के लीडर कौन बढ़ेगा। एक ये है तुर्की, खलीफा बनना चाहता है, जो पहले खलीफात हुआ करता था। और उसके बाद में ईरान है हमारे, जो उनकी भी बड़ी तमन्ना कि वो पूरे मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बन जाए। और हमारे जो सऊदी अरब तो है ही हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ द हिस्टोरिकल एंड द रिलीजियस कंटेक्ट। तो अभी क्या है, ये 3 मुल्कों के अंदर जो होड़ है, तीनों मुल्क जो है अलग अलग पावर बैलेंस के साथ जुड़े हुए हैं। और ये मेरे को लगता है इनमें से कोई भी सफल नहीं होने वाला। कोई भी मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर नहीं बनेगा। मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर एक ही बनेगा, वो है अमेरिका। और मुस्लिम देश जो जितने हैं उनसे भारत के जबरदस्त अच्छे संबंध हैं। बिल्कुल, उनके सबके जो हाईएस्ट अवार्ड्स हैं आज के दिन में वो प्रधानमंत्री मोदी को मिले हुए हैं। देखिए सौरभ जी, क्या हुआ था, जो ऑटोमन एम्पायर की बात होती है ना, जो खलीफा बनने की बात होती है, तो 3 आए थे साथ में। एक तो एर्दोगान साहब हैं, वो जो 20 साल से 2002 से वो काबिज हैं, पहले प्राइम मिनिस्टर थे, फिर प्रेसिडेंट बन गए और अभी तक चल रहे हैं। उसकी जो चीज़ें थी वो माजिर मोहम्मद, यदि आप मलेशिया को देखें, और इमरान खान के समय में इनकी एक तिगड़ी बन रही थी जिसको तोड़ा गया। जब इमरान खान को टूटा, या उन्होंने पाकिस्तान ने तोड़ा ये तिगड़ी। मगर अभी क्या है, उनका डायरेक्ट संबंध है। डायरेक्ट संबंध में 20 साल में, और आपने सारा कवर कर दिया जो स्ट्रेटजिकली जो चीजें हैं। मगर एर्दोगान अभी थोड़ा स्ट्रांग हुए हैं। देखिए किस लिए, उनका डिक्टेटर है सर वो भी। हाँ, नहीं, डिक्टेटर के अलावा जो सीरिया में हो रहा है ना, सीरिया में वहां पर सबसे बड़ा जो कुर्दों का प्रॉब्लम है, हम ये सब करें तो ठीक है, सब जो हम बात करते हैं वहाँ कुर्द है। जो कुर्द है वो साउथ ईस्ट में, और आप वो इस्तांबुल में यदि आप देखते हैं, अंकारा में देखते हैं, उनकी डायरेक्ट है। और देखिए कुर्दिस्तान का जो हिस्सा है जिसमें इराक भी आ जाता है, तो हम कुर्दों को हम समर्थन देते हैं। कुर्दों को अमेरिका समर्थन देता था, पूरा उसने, हम भी इनडायरेक्टली देते हैं यदि अमेरिका के साथ में इस मामले में। कुर्दिस्तान की बात नहीं होती है। मगर अभी कहाँ कंप्रोमाइज हुआ है, वो सीरिया में हुआ है। सीरिया के अंदर में जो आए हैं अभी, उनके प्रेसिडेंट, ही इज नॉट कुर्द। वो उन्होंने जो किया है, और ये एर्दोगान ने किया है, इसलिए अमेरिका इज समहाउ अलाइनिंग टू एर्दोगान के भी होश ठिकाने आएंगे एक दिन। आएगा। और क्या हुआ देखिए, उसका एक चीज आती है, बिल्कुल वो एक ही लाइन में बताऊंगा मैं, कि एर्दोगान ने अभी अपनी डील बनानी शुरू कर दी है कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के साथ। ओकामन करके है, अब्दुल्ला ओकामन जो उनका लीडर है, जो अभी इम्प्रिजन्ड है। और ये सुनने में आ रहा है कि शायद उस डील के अंदर वो एंड ऑफ वॉर हो जाएगा जो कुर्द्स ने शुरू कर रखा है। इस वजह से वो दिखाना चाहता है कि वो सुन्नी मुस्लिम्स के साथ है।